ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमारा हीरो एक लोहे के पिंजरे में होश में आता है। अब सीन ये है कि भाई के पास तन पर एक कपड़ा तक नहीं है और उसे रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि वो आखिर है कहाँ। आसपास नजर घुमाता है तो देखता है कि उसके जैसे और भी कई अनफॉर्चुनेट फेलोज पिंजरों में बंद हैं, जिन्हें जल्द ही गुलाम बनाकर बेचा जाने वाला है। लेकिन अपना जिन उसे इस पूरे ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही एक डाकू लड़की उन्हें खाना देने आती है, जिन बड़े आराम से खड़ा होता है और उस मजबूत पिंजरे को ऐसे फाड़ देता है जैसे वो लोहे का नहीं कागज का बना हो। वो लड़की ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देखकर बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी बारी है, पर हमारा लड़का उसे मारने के बजाय उल्टा उसे हील कर देता है। तब पता चलता है कि बेचारी मजबूरी में इन बैंडिट्स के लिए काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने इसके छोटे भाई को किडनैप कर रखा है। अब जिन ने ठान लिया है कि इन स्कमबैग्स का हिसाब यहीं और इसी वक्त चुकता करना है। वो दरवाजे को लात मारकर उड़ा देता है और साथ में पहले डाकू को भी हवा की सैर पर भेज देता है। और हाँ, उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो पूरी तरह नंगा है। भाई का स्वैग ही अलग है। वो एक एक करके सबको ठिकाने लगाने लगता है और पीछे सिर्फ पिटे हुए डाकुओं का ढेर बचता है। डाकुओं को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि जिन उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है। आखिरकार वो उनके बॉस तक पहुंचता है। ये घटिया आदमी, जिसे इस दुनिया में काफी ताकतवर माना जाता है, लड़ने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। जब वो देखता है कि जिन ने उसके आदमियों का क्या हाल किया है, तो वो सीधे गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, भाई रुको, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, गुलाम, सब मिलेगा। मगर जिन बाकी बचे हुए डाकुओं को साफ करते हुए उसके करीब आता है। बॉस को समझ नहीं आ रहा कि उसकी स्पिरिट पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं, और ये नंगा आदमी इतना ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिन उसे एक मामूली कीड़े की तरह देखता है और तब उस नीच इंसान को समझ आता है कि उसकी शामत आ चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने आखिरी हथियार की तरफ भागता है, एक पिंजरा जिसमें एक खूंखार मॉन्स्टर बंद है। बॉस को पूरा यकीन है कि अब तो हमारा हीरो गया काम से, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर हमला करता है, जिन बड़े आराम से उसे रोक लेता है। अब तो उस विलन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने आज तक किसी इंसान को मॉन्स्टर का वार खाली हाथों से रोकते नहीं देखा था। असल में जिनका शरीर ही किसी अजूबे से कम नहीं है, और ये तो बस शुरुआत थी। वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार एनर्जी बीम से उस मॉन्स्टर का नामो निशान मिटा देता है। काम तमाम करने के बाद वो वापस उस बॉस की तरफ मुड़ता है, ताकि उन मासूम लोगों के साथ जो उसने किया उसके लिए उसकी अच्छे से कुटाई कर सके। पर सवाल ये है कि जिन इतना ताकतवर है क्यों, और ये पावर उसके पास आई कहां से? तो भाई, इसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 10 करोड़ साल पहले। धरती पर एक ऐसी तबाही आई जिसने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया। इस बर्बादी की जड़ एक रहस्यमयी वायरस था, जिसने जानवरों को डरावने मॉन्स्टर्स में बदल दिया था, जिन्हें बाद में करप्टर्स कहा गया। कुछ ही सालों में ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि दुनिया की 99% आबादी इस तबाही की भेंट चढ़ गई। बचे कुचे इंसानों ने इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, पर जल्द ही ये साफ हो गया कि इन खूंखार दरिंदों के सामने पुरानी कन्वेंशनल वॉरफेयर और तोप गोले एकदम बेकार हैं। अब जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, तो मजबूरी में इंसानों ने अपने ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ढेरों ट्रायल्स हुए, लेकिन सिर्फ हमारा जिन ही इकलौता ऐसा सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट निकला जिसने असली नतीजे दिखाए। जिनके साथ साथ वैज्ञानिकों ने नैनोमशीनों वाला एक काउंटर वायरस भी तैयार किया, जिसका काम धरती के बर्बाद हो चुके माहौल को फिर से ठीक करना था। अपनी इन नई अनपैरेलल्ड एबिलिटीज के साथ जिन इस दुनिया का सुपर ह्यूमन मसीहा बन गया, जो इंसानों की आखिरी बस्तियों को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस, ये सब किसी काम नहीं आया। वो लोग बहुत देर कर चुके थे और धीरे धीरे आखिरी बचे हुए इंसान भी मारे गए। अब जब बचाने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो जिन की जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। कम से कम उसकी साइंटिस्ट दोस्त कागुरा को तो यही लगा, पर जिन की सोच थोड़ी अलग थी। उसे लगा कि भले ही वो आज के लोगों को न बचा पाया हो, लेकिन उसकी पावर्स आने वाली पीढ़ियों के काम जरूर आएंगी। उसे पूरा भरोसा था कि नैनोमशीनें चुपचाप अपना काम कर रही हैं और एक दिन धरती फिर से रहने लायक हो जाएगी। बस उसे उस दिन का इंतजार करना था। इसलिए कागुरा ने उसे एक हाइबरनेशन कैप्सूल में डाल दिया, ताकि वो सदियों तक जिंदा रह सके। जब जिन गहरी नींद में सोया था, बाहर मॉन्स्टर्स धरती को रौंद रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती और फिर लाखों साल गुजर गए, माहौल बदलने लगा। वो अजीबो गरीब मॉन्स्टर्स धीरे धीरे खत्म होने लगे और नई प्रजातियों के पनपने का रास्ता साफ हो गया। इवोल्यूशन का ये चक्र पूरे 10 करोड़ साल तक चला, और अब हम पहुंचते हैं उस सीन पर जहां 3 नए किस्म के इंसान एक खौफनाक मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। भागते भागते ये तीनों एक पुराने खंडहर में जा छिपते हैं, पर वो राक्षस भी उनके पीछे पीछे अंदर घुस आता है। अब ये तीनों एक कोने में फंस चुके हैं और उस मॉन्स्टर का डिनर बनने ही वाले हैं। आखिरी उम्मीद में उस ग्रुप की लड़की अपने गांव के रक्षक देवता को मदद के लिए पुकारती है, और भाई करिश्मा देखो, उसकी आवाज सीधे हमारे लड़के के कानों तक पहुंचती है, जो पिछले 10 करोड़ साल से ठीक उनके पीछे वाले कैप्सूल में सो रहा था। हमारा एंशिएंट ह्यूमन जागता है और एक जबरदस्त एनर्जी बीम छोड़कर उस मॉन्स्टर का वही कचरा कर देता है।
उन तीनों बेचारों को तो समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या, और मामला तब और अजीब हो जाता है जब उनके सामने एक बट नेकेड आदमी प्रकट होता है। अब ये नेकेड चैड सबसे पहले अपने कपड़े ढूंढता है जो उसकी दोस्त कागुरा ने एक इंडिस्ट्रक्टिबल लॉक बॉक्स में संभाल कर रखे थे। लैब के पुराने सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि भाई ने सीधे 10 करोड़ साल का स्पीड रन मार दिया है। इतने लंबे समय में ज्यादातर डेटा तो खराब हो चुका था, पर ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मशीनें अभी भी चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कागुरा की बनाई नैनो मशीनों ने अपना काम बखूबी किया और उन करप्टर्स का सफाया कर दिया, जिससे ये फैसिलिटी बची रह गई। उसे अपनी पुरानी दोस्त का छोड़ा हुआ एक कम्युनिकेशन क्यूब भी मिलता है, पर उसके अंदर क्या राज छिपे हैं ये अभी एक मिस्ट्री है। इसके बाद वो उन ह्यूमनॉइड लोकल्स की तरफ मुड़ता है, ये पूरी तरह भूलकर कि उसका नन्हा सिपाही खुले में हवा खा रहा है। जब उसे एहसास होता है कि छोटे छोटे बच्चे उसे इस हालत में घूर रहे हैं, तो वो फुर्ती से कपड़े पहन लेता है और वही पुराना फ्रेश लुक वापस पा लेता है जो करोड़ों साल पहले उसका स्वैग हुआ करता था। थोड़ी देर बाद वो उन तीनों के साथ लैब से बाहर निकलता है, पर बाहर की तेज धूप उसकी आंखों को चौंधिया देती है। सच तो ये है कि उसने इतने सालों बाद इतनी वाइब्रेंट दुनिया की उम्मीद नहीं की थी। उसके सामने जो नजारा है वो वाकई लाजवाब है, उस डरावनी और बर्बाद दुनिया से बिल्कुल अलग जिसे वो छोड़कर गया था। बच्चे तुरंत अपनी बस्ती की तरफ बढ़ने लगते हैं और जिद करते हैं कि उनके गार्डियन गॉड भी उनके पीछे आए। दूसरी तरफ हमारा लड़का इस सोच में डूबा है कि आखिर ये किस तरह की प्रजाति है जिनसे उसका पाला पड़ा है। कायदे से तो इंसान अब तक फॉसिल फ्यूल बन चुके होने चाहिए थे। जानवर जैसे दिखने वाले ये इंसान शायद करोड़ों साल के इवोल्यूशन और नैनो मशीनों के असर का नतीजा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो युगों पहले इंसान बोलते थे, जिसका सीधा मतलब है कि इनकी जड़ें एक ही हैं। वो अपना परिचय जिन शिदू के रूप में देता है और कहता है कि उसे बस जिन बुलाएं। बदले में बकरी के कान वाली लड़की अपना नाम हकामा फिल बताती है। वो कोआला जैसा दिखने वाला लड़का दानपो है और बिल्ली जैसी लड़की शेंडी। हकामा बाकी की बातें बाद के लिए छोड़ती है और जिनको घसीटते हुए ले जाने लगती है, ये कहते हुए कि उसका गांव बस पास में ही है। वो अपने इस नए रक्षक देवता को घर ले जाने के लिए मरी जा रही है ताकि वो हमलावरों को भगा सके। लेकिन बदकिस्मती से जब तक वे पहुंचते हैं, गांव पर हमला हो चुका होता है और चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देती हैं। शेंडी ये मंजर देखकर अपना आपा खो देती है और अपनी मां को ढूंढने के लिए पागलों की तरह आगे भागती है। बर्बादी का जायजा लेते हुए जिन इस गंभीर स्थिति पर गौर करता है, वो तुरंत नोटिस करता है कि गांव की सुरक्षा कितनी कमजोर है। दीवारें और घर सिर्फ लकड़ी के बने हैं। इस एक बात से ही साफ हो जाता है कि ये नई सभ्यता टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानी दौर से कोसों पीछे है। गांव के अंदर पहुंचते ही जिन देखता है कि एक औरत एक अजीब से मॉन्स्टर से लोहा ले रही है। एक नजर में ही दिख रहा है कि वो बेचारी बस किसी तरह खुद को बचा रही है। जिनको ये समझने में देर नहीं लगती कि ये जीव बिल्कुल उन करप्टर्स जैसा है जो करोड़ों साल पहले हुआ करते थे। और यहाँ सिर्फ पुराने मॉन्स्टर्स ही अनोखे नहीं है। छोटी हकामा को भी कोई मैजिक टेक्निक आती है जिससे उसका शरीर चमकने लगता है। खैर, उसे बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिन बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ता है और एक ही जोरदार किक से उस मॉन्स्टर की लिविंग डेलाइट्स निकाल देता है। फिर वो फुर्ती से उस घायल औरत को अपनी बाहों में उठाता है और खतरे से बाहर ले आता है ताकि हकामा को फिनिशिंग ब्लो देने का मौका मिल सके। हकामा अपनी जादुई ताकत से एक छोटा सा फायरबॉल छोड़ती है जिसमें गजब का धमाका होता है और वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। उस मरे हुए जीव को देखकर जिनको पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी। एटमॉस्फेरिक नैनोमशीनों ने वाकई अपना काम किया है और इन मॉन्स्टर्स की वो खतरनाक हीलिंग एबिलिटीज छीन ली हैं। पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये गांव की लड़की उन्हीं नैनोमशीनों का इस्तेमाल कैसे कर पा रही है। उसका अंदाजा है कि ये लोग हवा से नैनोमशीन के पार्टिकल्स खींचते हैं और उन्हें जादुई हमलों में बदल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुद जिन करता है। लेकिन पेंच ये है कि इतिहास गवाह है, सिर्फ शुद्ध इंसान ही इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते थे। वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाता और उस औरत से सीधे पूछ लेता है कि क्या इस जमाने में हर किसी को ऐसी मैजिक आती है। उसे जिन की बात पूरी तरह समझ तो नहीं आती, पर वो साफ कर देती है कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही ये हुनर रखते हैं। उनकी संस्कृति में ये माना जाता है कि जिन पर डिवाइन पावर्स यानी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है, सिर्फ वही इस जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पूरे गांव में सिर्फ 4 ही ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनको दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता। ये डिवाइन पावर्स दरअसल नैनोमशीन चलाने का इनका अपना पुराना और दिखावटी तरीका है। इसी बीच हकामा दौड़कर उस औरत के पास आती है जो असल में उसकी दादी है। वो घबराते हुए बाकी गाँव वालों के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि सब पहले ही सुरक्षित निकल चुके हैं। ये सुनकर उन तीनों की जान में जान आती है, पर दादी इस बात से परेशान है कि ये बच्चे सबकी तरह भागने के बजाय वापस इस खतरनाक गाँव में क्यों आ गए। आखिर जिस राक्षस को उन्होंने अभी मारा है वो तो उस विशाल एडल्ट मॉन्स्टर के सामने सिर्फ एक बच्चा यानी लार्वा है जो फिलहाल पूरे इलाके में तबाही मचा रहा है। तभी एक भारी आवाज इस टेंशन को चीरती हुई आती है जो दादी को भरोसा दिलाती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। वो जिस बड़े हमलावर की बात कर रही है, ये नया आने वाला बंदा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि वो उसे अकेला ही स्लॉटर कर सकता है। दादी इन जाने पहचाने चेहरों को वापस जंग के मैदान में देखकर चौंक जाती है और तुरंत उस आदमी से बाकी गाँव वालों की खैरियत पूछती है। नीले बालों वाला ये योद्धा कंफर्म करता है कि बाकी सब लोग सेफली शेल्टर तक
पहुंच गए हैं। पता चलता है कि इस नीले बालों वाले लड़के के साथ जो अधेड़ आदमी है वो असल में हकामा के पिता है। बाप बेटी का ये इमोशनल रियूनियन होता है और जैसा कि उम्मीद थी वो फौरन पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ भाग गई थी। लड़की ईमानदारी से बता देती है कि वो सीधे उस सीलबंद दरवाजे के पास गई थी, जिसे सुनकर दादी को तगड़ा झटका लगता है। दादी इस बात पर बुरी तरह भड़क जाती है कि हकामा उस गॉड फॉरसेकन इलाके में क्यों गई। स्थानीय कहानियों के मुताबिक उस दरवाजे के पीछे का हिस्सा सिर्फ गांव के रक्षक देवता का है। नन्ही हकामा सफाई देती है कि वो इन राक्षसों के हमले से इतनी डर गई थी कि उसे देवता की शरण में जाना ही पड़ा। और फिर वो बड़े गर्व के साथ इशारा करती है कि उनकी कहानियों का वो लिटरल गॉड और कोई नहीं बल्कि ठीक उसके बगल में खड़ा है। दादी अम्मा को जरा भी यकीन नहीं हो रहा है और वो साफ मना कर देती है कि ये मामूली सा लड़का उनका डिवाइन प्रोटेक्टर नहीं हो सकता। ऊपर से इसकी शक्ल सूरत देखकर उन्हें लगता है कि हमारा हीरो किसी घटिया प्रजाति से है, इसलिए उसे इतना पवित्र दर्जा देना उनके लिए मजाक से कम नहीं है। अब बेचारी छोटी शैंडी अपने नीले बालों वाले भाई को समझाने की कोशिश करती है कि जिन कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि असली चीज है, लेकिन उसका भाई जो भेदभाव करने में पीएचडी कर चुका है उसकी बातों को हवा में उड़ा देता है। वो जिनके इंसानी कानों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इनके समाज में जिसके पास जानवरों वाले खास अंग नहीं होते उन्हें नीच समझा जाता है। उसे लग रहा है कि उसकी बहन नादान है और किसी गलत फहमी का शिकार हो गई है। फिर भी शैंडी अपनी बात पर अड़ी रहती है और सीना तान कर बताती है कि इसी आदमी ने उस खतरनाक घुसपैठिए को धूल चटाई है। पर भाई साहब के तेवर तो देखिए। वो घमंड में कहते हैं कि ऐसे घुसपैठिए को तो वो भी चुटकियों में ढेर कर सकते हैं। फिर वो हमारे हीरो की तरफ मुड़ते हैं जो पहले ही इन फालतू की बातों से बुरी तरह पक चुका है। वो नीले बालों वाला योद्धा जिनको धमकी देता है कि यहाँ से फौरन निकल जाओ क्योंकि इस गांव में तुम जैसे घटिया खून वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बड़बोला इंसान जिनके पास से ऐसे गुजरता है जैसे कोई वीआईपी हो। अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वो अकेले ही उस विशाल राक्षस को मारने का सुसाइड मिशन चुन लेता है। वैसे इस घमंडी नमूने का नाम सार्स है। दादी अम्मा अब सार्स के इस बेवकूफी भरे फैसले से काफी परेशान हो जाती हैं। वो फिर से जिनकी तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं कि भले ही उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन जान बचाने के लिए शुक्रिया न कहना बदतमीजी होगी। शुक्रिया अदा करने के बाद वो जिनसे एक आखिरी फेवर मांगती हैं कि वो बच्चों को सुरक्षित शेल्टर तक छोड़ दे ताकि वो जाकर देख सकें कि कहीं सार्स अपने ईगो के चक्कर में जान न गंवा दे। लेकिन हमारा हीरो भी अब मूड में है और वो साफ मना कर देता है। आखिर इन्होंने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सवाल उठाया है और वो अपनी बेइज्जती चुपचाप नहीं सहेगा। उसने ठान लिया है कि वो इन्हें दिखाकर रहेगा कि वो कोई फालतू इंसान या नीच प्रजाति नहीं है। सीन अब झील के पास शिफ्ट होता है जहां वो घिनौना और विशाल राक्षस छिपा बैठा है। सार्स वहां पहुंचता है और बिना डरे अपनी भाले वाली फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। उसके शरीर से बिजली के झटके निकल रहे हैं और वो ज़ीउस की तरह बिजली की रफ्तार से उस जानवर की तरफ दौड़ता है। वो राक्षस भी कम नहीं है, वो अपने ही बच्चों को बम की तरह फेंकना शुरू कर देता है। शुक्र है कि सार्स के बिजली वाले भाले के सामने ये चिपचिपे बच्चे टिक नहीं पाते। रास्ता साफ होते ही सार्स हवा में ऊंची छलांग लगाता है और उस कमीने राक्षस के चेहरे पर एक जबरदस्त कट मारता है। राक्षस दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली। सार्स के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि राक्षस का गहरा जख्म अपने आप भरने लगा है। इस झटके से सार्स सुन्न पड़ जाता है और राक्षस एक जानलेवा हमला करने के लिए तैयार होता है जिससे बचना अब नामुमकिन है। पर जैसा कि उम्मीद थी, आखिरी सेकंड पर जिनकी एंट्री होती है और वो उस भारी हमले को ऐसे रोकता है जैसे वो कोई बच्चों का खेल हो। सार्स जो अभी तक हवा में उड़ रहा था उसे अपनी औकात समझ आ जाती है। असली जलवा तो अब शुरू हुआ है क्योंकि वो राक्षस अब दोगुनी ताकत के साथ हमला करने के लिए पीछे हटकर उछलता है, लेकिन हमारा हीरो उसे हाथ तक चलाने का मौका नहीं देता। जिन बस अपनी उंगलियों से एक कैजुअल चुटकी बजाता है और राक्षस के शरीर के आर पार एक साफ छेद कर देता है। वो घमंडी सार्स बस मुंह फाड़े इस शानदार नजारे को देखता रह जाता है। तभी बाकी सब भी भागते हुए झील के किनारे पहुंचते हैं। अभी उनकी सांस भी ठीक से नहीं फूली थी कि उनका जबड़ा एक बार फिर जमीन पर गिर जाता है। वो देखते हैं कि जिन ने उस विशाल राक्षस को सिर्फ एक हाथ से रोक रखा है जबकि राक्षस पूरी ताकत लगा रहा है। सच कहूँ तो जिन अब इस बोरिंग लड़ाई से पकने लगा है। मामला जल्दी खत्म करने के लिए वो सार्स को कमर से पकड़ता है और रास्ते से हट जाता है। जैसे ही कैमरा पैन आउट होता है हम देखते हैं कि राक्षस जिनकी एनर्जी से पूरी तरह छलनी हो चुका है। सार्स पागलों की तरह बहस करने लगता है कि इतने फ्लैशी हमलों का क्या फायदा अगर ये राक्षस बार बार खुद को ठीक रिजेनरेट कर ले। शुक्र है कि जिनने इस बात का पहले ही हिसाब लगा लिया था। यहीं पर नैनो मशीन्स काम आती हैं जो राक्षस की सेल्स को दोबारा जुड़ने से रोक देती हैं। सार्स ने जो घाव पहले किया था वो बुरा नहीं था, लेकिन वो इतना गहरा नहीं था कि उसके हीलिंग फैक्टर को मात दे सके। अब तक तो सार्स का मानसिक संतुलन हिल चुका है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये घटिया दिखने वाला बंदा उनका रक्षक भगवान गार्डियन गॉड हो सकता है। मजा तो तब आता है जब जिन तुरंत मना कर देता है कि उसका किसी दिव्य खानदान से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस इतना पता है कि उसके जिंदा रहने का इकलौता मकसद भविष्य के लोगों की रक्षा करना और सामने खड़े इन राक्षसों का सफाया करना है। राक्षस गुस्से में दहाड़ता है और अपनी विशाल पूंछ घुमाता है, हमारे हीरो को कुचलने की कोशिश करता है, पर
जिन तो पानी की तरह उसके वार के बीच से निकल जाता है। एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाकर जिन उस राक्षस को गाढ़े पीले रंग के बर्फ के क्रिस्टल में जकड़ देता है। अब जबकि वो अपनी उस पावर को चार्ज कर रहा है जो राक्षस के परखच्चे उड़ा देगी, वो फाइनली अपना असली इंट्रोडक्शन देता है। वो खुद को एक ऐसा मॉन्स्टर बताता है जो इंसानियत की अपनी दुखद बेवकूफियों से पैदा हुआ है। वो एक ऐसा अवशेष रेलिक है जो 100 मिलियन सालों की नींद के बाद बचा है। एक ऐसा हथियार जिसे धरती से इस भयानक खतरे को साफ करने के लिए बनाया गया था। अब सार्स की हालत ऐसी नहीं है कि वो समझ सके कि ये बंदा आखिर क्या बड़बड़ा रहा है। उसे तो बस इस बात से मतलब है कि क्या जिन अपनी इन बड़ी बड़ी बातों को सच में पूरा कर पाएगा। और भाई जिन तो जिन है, आखिरकार वो अनगिनत क्रूर और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। एक ऐसा हथियार जो कल्पना से परे तैयार किया गया है और इंसानियत के खून से सने इतिहास से जन्मा है। वो इस दुनिया में बचा हुआ पहला, आखिरी और एकमात्र असली इंसान है। अपना इंट्रोडक्शन पूरा करते ही जिन एनर्जी का ऐसा अंधा कर देने वाला हमला करता है कि वो राक्षस पल भर में जलकर राख हो जाता है। ये बीम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये सीधे धरती के वायुमंडल एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अंतरिक्ष में जा पहुंचती है, जिससे उस कमीने राक्षस के दोबारा पैदा होने का चांस 0 हो जाता है। राक्षस का काम तमाम होने के बाद सार्स की तो बोलती ही बंद हो जाती है। उसका सारा घमंड उसके मुंह पर दे मारा गया है। इसी बीच झाड़ियों के पीछे से कोई छिपकर हमारे हीरो पर पैनी नजर रख रहा है। ये रहस्यमयी औरत असल में झील के पास आए नए किस्म के घुसपैठिए की जांच करने भेजी गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस्मत वाली होगी और उसे एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर एक्शन में देखने को मिलेगा। उसकी नजर में तो राजधानी के होली नाइट्स के टॉप लीडर्स भी ऐसे विशाल खतरे से अकेले भिड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। और यहाँ इस अनजान छोकरे ने इसे पीस ऑफ केक बना दिया। वो जासूस इतनी एक्साइटेड है कि उसे बस अब जल्दी से ये सारी खबर अपने गिल्ड तक पहुँचानी है। उसी दिन बाद में जिन अपने दोस्त कागुरा का वो मिलियन साल पुराना होलोग्राफिक मैसेज सुनता है। उसका डिजिटल दोस्त बात की शुरुआत इस बात से करता है कि जब जिन ये देख रहा होगा तब तक लाखों साल गुजर चुके होंगे। इतने लंबे समय के बाद कागुरा बड़ी बेताबी से सोचता है कि भविष्य की धरती कैसी दिखती होगी और क्या यहाँ का माहौल अब ठीक हो चुका है। पर वो तुरंत एक बुरी खबर भी सुनाता है। वो कहता है कि ये दुष्ट करप्टर्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, भले ही दुनिया खुद को कितना भी रिकवर कर ले। और सच तो ये है कि ये बात साफ है क्योंकि जिन अभी अभी एक से लड़कर आया है। कागुरा बताता है कि जब जिन गहरी नींद में था तो उसने खुद भी समय समय पर कोल्ड स्लीप ली ताकि वो दुनिया में हो रहे बदलावों को देख सके। पर्यावरण में सुधार की वजह से इन करप्टर्स की संख्या काफी कम थी और धीरे धीरे घट रही थी। पर किस्मत देखिए, जैसे जैसे धरती का इकोसिस्टम बदला, ये करप्टर्स भी उसी के साथ इवॉल्व होने लगे। ये इस बात का साफ संकेत था कि दुनिया कभी भी इस मुसीबत से पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। इसका तोड़ निकालने के लिए कागुरा बताता है कि उसने जानबूझकर नए पैदा होने वाले जीवों के जीन्स में बदलाव किए थे ताकि वो इन करप्टर्स का शिकार बनने के बजाय उनसे लड़ने की ताकत रख सके। इतना ही नहीं, कागुरा ने हमारे हीरो के लिए एक जबरदस्त पावर अप भी छोड़ा है। जी हाँ, वो हरे रंग के चमकते लिक्विड वाली डरावनी सी सिरिंज वही चीज है जिसे जिन को अपने खून में इंजेक्ट करना है। जैसे ही वो इसे लगाता है, जिन का शरीर बिजली की तरह कड़कने लगता है और उससे एक रहस्यमयी एनर्जी निकलने लगती है। इस सीरम की वजह से अब वो नैनोमशीन्स के साथ 100% कंपैटिबल हो गया है। एक बार ये प्रोसेस पूरा होते ही जिनके पास एक जादुई ताकत आ जाती है। वो नैनोमशीन्स की मदद से किसी भी चीज को फिजिकल शेप दे सकता है। और मजे की बात, ये अपग्रेड तो बस ट्रेलर है। उसके पुराने दोस्त ने खुलासा किया कि उसने ऐसे ही कई पावर अप्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगह छिपा रखे हैं। उसने जानबूझकर सब एक जगह नहीं रखा ताकि कोई एक ही झटके में पूरी फैसिलिटी तबाह करके सब कुछ खत्म न कर दे। साथ ही इस बहाने जिनको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा और वो अपनी आंखों से इस नई और खूबसूरत दुनिया को देख पाएगा। कागुरा मानता है कि उसे नहीं पता कि इस दौर में करप्टर्स कितने खतरनाक होंगे, पर उसे पूरा यकीन है कि ये भविष्य उस पुराने जमाने की तबाही से कहीं ज्यादा बेहतर और सुनहरा है। जैसे जैसे मैसेज आगे बढ़ता है, होलोग्राफ में दिखता है कि वक्त के साथ वो बेचारा साइंटिस्ट कितना बूढ़ा हो गया है। ये काफी इमोशनल पल है क्योंकि कागुरा को इस बात का दुख है कि वो अपनी आंखों से इस सुधरी हुई दुनिया को कभी नहीं देख पाएगा। खैर, अपनी सारी जिम्मेदारियां जिनके कंधों पर डालकर वो मैसेज खत्म कर देता है। तभी टाइमिंग देखिए, हकामा और बाकी टोली अपने सो कॉल्ड गार्जियन गॉड को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचते हैं। वो कोआला जैसा दिखने वाला दांपो, जिनको घसीटकर वापस गांव ले जाने आए हैं क्योंकि पूरा गांव बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो जिनकी तेज नजरें हकामा के गले में लटक रही एक जानी पहचानी चाबी रिसर्च फैसिलिटी एक्सेस की पर पड़ती हैं। उत्सुकता में वो पूछता है कि ये पेंडेंट उसके पास कहां से आया। हकामा बताती है कि बहुत समय पहले एक महान इंसान ने उसके पूर्वजों को ये चाबी दी थी और कहा था कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक रक्षा कवच की तरह संभाल कर रखें। पुरानी कहानियों के हिसाब से अगर गांव पर कभी कोई बड़ा खतरा आया तो यही चाबी उनके रक्षक देवता को बुलाएगी। ये सुनकर जिनका दिल भर आता है। उसे इस बात
की बहुत खुशी होती है कि उसके दोस्त ने उसके लिए इतनी मेहनत की और सब कुछ सेट किया। जिन अब खुद को कागुरा का कर्जदार महसूस करने लगता है। उधर गांव के बीचों बीच पार्टी का माहौल है और जश्न जोरों शोरों पर चल रहा है। जब सब लोग खाने पीने में मस्त होते हैं तभी बच्चे अपने गार्जियन को सबके सामने लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े लोग एक मामूली प्रजाति के जीव को देखते हैं वहाँ खुसर पुसर शुरू हो जाती है। अभी वो लोग जिनकी काबिलियत पर शक कर ही रहे थे कि तभी अचानक सार्स खड़ा हो जाता है। सार्स उन लोगों पर बुरी तरह बरस पड़ता है जो उनके रक्षक पर उंगली उठाने की हिम्मत कर रहे थे। वो इतना भड़क जाता है कि कुछ लोगों को तो ढंग के घूंसे भी जड़ देता है। आखिर ये वही दोगले लोग थे जो खतरा देखते ही दुम दबाकर सबसे पहले वहाँ से भाग खड़े हुए थे। ये सारा ड्रामा देखकर हकामा और दांपो को सार्स का दोगलापन साफ नजर आ रहा है। आखिर अभी कुछ ही घंटे पहले ये सार्स खुद सबसे पहले जिनका मजाक उड़ा रहा था और उसकी ताकत पर शक कर रहा था। गाँव की दादी माँ आगे बढ़कर खुद जिनसे बात करने आती है वो एहसानों के नीचे इतनी दबी हुई है कि पूरे गाँव की तरफ से अपना ग्रेटिट्यूड जताने की कोशिश करती है। सच तो ये है कि अगर मेरा भाई सही टाइम पर एंट्री न मारता तो आज इनमें से कोई भी जिंदा खड़ा नहीं होता, पूरा गांव राख बन चुका होता। पर हमेशा की तरह हमारे हीरो को इन तारीफों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो बड़े चिल अंदाज में इसे बस अपनी जॉब का एक हिस्सा बताकर टाल देता है। फिर भी उसे पता है कि ये लोग उसे इतनी आसानी से बिना कुछ दिए तो जाने नहीं देंगे। मटीरियल दौलत मांगने के बजाय वो ऐसी चीज मांगता है जिसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है और वो है इन्फॉर्मेशन। जिन जानना चाहता है कि इस वक्त दुनिया के क्या हालात हैं। अब बदकिस्मती से दुनिया से कटे हुए इन गाँव वालों के पास इतने बड़े जियोपॉलिटिकल सवालों के जवाब तो होंगे नहीं, इसलिए वो उसे क्रोमोसिया की राजधानी जाने की सलाह देते हैं जहां वहां के राजा रहते हैं। क्योंकि राजधानी में हर तरह के लोग आते जाते हैं तो वो ग्लोबल अफेयर्स और जरूरी इंटेल का सबसे बड़ा हब है। वो बताते हैं कि उनके कोडामा गांव के व्यापारी भी अक्सर लकड़ी के रेशम, वुड, सिल्कवर्म थ्रेड से बनी चीजें बेचने वहां जाते रहते हैं। वैसे तो राजधानी का रास्ता काफी लंबा और डेंजरस है, पर दादी को भरोसा है कि जिनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो कोई एवरेज जो तो है नहीं। वो हकामा को जिनका ऑफिशियल गाइड बना देती हैं क्योंकि वो वैसे भी राजधानी ही जाने वाली थी। हकामा उन गिने चुने लोगों में से है जो डिवाइन पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो मैजिक यूजर्स की एक प्रेस्टीजियस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है। जिन ये जानकर थोड़ा हैरान होता है कि इस दौर में भी फॉर्मल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे लड़के का एक बहुत बड़ा और शोर मचाने वाला एडमायरर भी बन गया है। सार्स एकदम जोश में आकर कहता है कि वो इस सफर में गार्जियन गॉड का पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा, पर दादी तुरंत उसे चुप करा देती है और याद दिलाती हैं कि उसके पास राजधानी जाने की कोई ठोस वजह नहीं है। लेकिन सार्स भी कहाँ हार मानने वाला था। वो टशन में बोलता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा रीजन है, वो होली नाइट ऑर्डर ज्वाइन करेगा। दादी को पता है कि ये सिर्फ एक हसीन सपना है। वो बड़ी बेरहमी से सच बोल देती हैं कि सार्स से जब बेसिक एकेडमी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो एलीट नाइट बनना तो भूल ही जाओ। ये सुनकर जिन भी चकरा जाता है। उसे लगा था कि अगर सार्स के पास डिवाइन पावर है तो उसका एडमिशन तो चुटकियों में हो जाना चाहिए था। तब हकामा उसे असली लोचा समझाती है। दरअसल वहाँ एक मैंडेटरी रिटन एग्जाम होता है जिसे खास तौर पर बेवकूफों को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है और हमारा सार्स अपनी इसी अकलमंदी की वजह से फेल हो गया था। इन हंसी मजाक वाली बातों के बीच जिनके मन में इन होली नाइट्स को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। इसी बीच सीन गांव से हटकर एक भारी भरकम आर्मर वाले नाइट पर शिफ्ट होता है। वो ये जानकर दंग रह जाता है कि जिस विशाल हमलावर ने कोडामा गांव में आतंक मचा रखा था उसे किसी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये धमाकेदार खबर देने वाली कोई और नहीं, वही जासूस बंदी है जो झाड़ियों में छिपकर पूरी लेक बैटल देख रही थी। नाइट उससे दोबारा कंफर्म करने को कहता है और वो लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात पर टिकी रहती है। होली नाइट को तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। आज से पहले उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके इलीट ऑर्डर के बाहर भी किसी में इतनी रॉ कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो अकेले दम पर उस लेवल के मॉन्स्टर को पेल दे। अभी उनकी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि तभी एक करप्टर पीछे से उस जासूस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर हमारा नाइट एकदम बिजली की रफ्तार से अपनी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। वापस किंगडम की सेफ्टी में जाने के बजाय नाइट एक बोल्ड फैसला लेता है। वो अब जरूरत से ज्यादा इंट्रीग्ड हो चुका है और खुद उस रहस्यमयी बंदे को ढूंढना चाहता है जिसने इतनी आसानी से उस विशाल जानवर का शिकार किया। दूसरी तरफ जिनकी आंख खुलती है एक शानदार सुबह में जहां वो ताजा हवा के मजे ले रहा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसे नजारों का लुत्फ उठा पा रहा है। मन के किसी कोने में उसे मलाल है कि उसका खास दोस्त कागुरा ये सब उसके साथ देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। तभी एक बच्चा उसके कपड़े लेकर आता है और गार्जियन गॉड से उन्हें पहनने की गुजारिश करता है। अगले सीन में हमारा हीरो गाँव के बाहर खड़ा है। हकामा की दादी उसे अपनी गाइड वाली ड्यूटी ठीक से निभाने की नसीहत दे रही है, जबकि सार्स का मुंह बना हुआ है क्योंकि उसे जिनका ट्रैवल गाइड बनने का मौका नहीं मिला। जिन इस लड़के में थोड़ी दिलचस्पी लेता है और उसके मूवमेंट्स की तारीफ भी करता है, साथ ही उसे यकीन दिलाता है कि वो राजधानी में उसका इंतजार करेगा। ये सुनते ही सार्स किसी फैन गर्ल की तरह खुशी से चीखने लगता है और गार्जियन गॉड को बेस्ट विशेस देते हुए हकामा का ख्याल रखने को कहता है। हकामा को भी संभल कर रहने की हिदायत दी जाती है और इसी के साथ इन दोनों का सफर शुरू होता है। ये लंबी और छोटे कद वाली जोड़ी साथ निकल पड़ती है।
रास्तों में खूबसूरत नज़ारे पार करते हुए। हकामा उसे आसपास की जगह दिखाती है और जब वो आखिर में कैंप लगाते हैं तो जिन पूछता है कि राजधानी अभी कितनी दूर है। पता चलता है कि बस 4 दिन का पैदल रास्ता और है, जो जिन की उम्मीद से काफी कम था। हकामा अब जिन की कहानी जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि वो आखिर दुनिया क्यों घूमना चाहता है, पर जिन अपनी बातें शेयर करने से मना कर देता है और इसे एक सीक्रेट बताता है। दिल ही दिल में हमारे गोजो को पता है कि कागुरा के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करप्टर्स अभी भी जिंदा है और इस एरा में भी उसे कुछ देखने को मिल ही गए। इनका रिप्रोडक्शन रेट सिर्फ तब बढ़ता है जब माहौल तबाह और प्रदूषित हो, जबकि ये जगह तो एकदम इसके उलट है। इसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे कोई न कोई तो है जो ये सब गड़बड़ कर रहा है और इसकी छानबीन करना जरूरी है। जिनको इतने सीरियस ख्यालों में खोया देख हकामा थोड़ा डर जाती है तो वो फौरन उससे माफी मांग लेता है। जिनको एक बात तो समझ आ गई है, ये दौर पूरी तरह से उन करप्टर क्रीचर्स के कब्जे में नहीं है। सर्वाइवल के निशान साफ दिख रहे हैं। उसका पहला बड़ा गोल इस एरा के लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है और उसके बाद इन करप्टर्स से निपटना। मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो वो खाली टाइम में भी कर लेगा। इन सब के अलावा भाई को एक इमीडिएट चेंज चाहिए और वो हकामा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे गार्जियन गॉड बुलाना बंद करे। हकामा उसे जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रही है, इसलिए वो उसे जोर देकर कहता है कि बस जिन बुलाए। तभी घोड़े के दौड़ने की आवाज दोनों का ध्यान खींचती है। एक होली नाइट अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचा है और हमारे ड्यूओ से बात करने की गुजारिश करता है। ये बंदा देखने में एकदम एवरेज प्रिंस चार्मिंग जैसा है, पर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधे उसकी पहचान पूछ लेता है। होली नाइट ऑर्डर से ताल्लुक रखने वाला 7th डिवीजन का कैप्टन खुद को आर्गस सुल्तान के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। हमारे लड़के के लिए ये होली नाइट का कॉन्सेप्ट अभी भी नया है। वो सोच रहा है कि क्या ये वही इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनका जिक्र गांव वालों ने किया था। आर्गस की टीम में एक चिड़चिड़ी सी नाइट है जिसे गुस्सा आ जाता है और वो जिन पर चिल्लाती है क्योंकि उसने खड़े होकर उनके लीडर को रिस्पेक्ट नहीं दी। वो तो अपने कैप्टन से यहाँ तक कह देती है कि ये दोनों पक्का मुजरिम हैं, पर आर्गस उसे शांत रहने को कहता है। बैकग्राउंड में करीना नखरे दिखा रही है, जबकि होली नाइट इस बार जिनसे थोड़े और रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। हमारा हीरो बस करीना की कही बातों के बारे में क्यूरियस है, पर होली नाइट उसे एक मामूली बदतमीजी समझकर टाल देता है। फिर आर्गस टॉपिक बदलता है और जिन की पहचान पूछता है। वो जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया है और आगे कहाँ जा रहा है। हकामा बताती है कि वे कोडामा गाँव के हैं और राजधानी की तरफ जा रहे हैं। करीना इसे एक बार फिर कंफर्मेशन की तरह यूज करती है और हाई हॉर्स पर सवार होकर उन्हें इंफीरियर स्पीशीज यानी नीची नस्ल का बताने लगती है। वो तो इस तरह से अपनी प्रिटेंशियस एक्सपोज दे रही है जैसे कोडामा गांव के लोगों को पहचान कर उसने कोई 3000 IQ वाला काम कर दिया हो। जिन ये जानकर हैरान है कि इस दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, खासकर जब वो बर्थ रिकॉर्ड्स के बारे में सुनता है। पर आर्गस फिर बीच में आता है और करीना को फालतू के अंदाजे लगाने से रोकता है। असल में वो देख सकता है कि छोटी बच्ची हकामा ने कोडामा के स्पेशल कपड़े पहने हैं जिनकी क्वालिटी की राजधानी में भी बहुत कदर है। गांव के बच्चे ऐसे शाही कपड़े नहीं पहनते, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो वाकई उसी गांव से है। और यहाँ करीना की डम्बैस थ्योरी फिर से गलत साबित हो जाती है। लड़की को लेकर तो वो श्योर है, पर आर्गस अपनी तलवार निकालकर जिन की तरफ तान देता है और कहता है कि ये आदमी औरों से अलग है। पहली बात तो ये कि उसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं देखे, तो सवाल ये है कि वो कहाँ से आया है। होली नाइट बताता है कि कोडामा गांव और राजधानी के बीच के रास्ते में बहुत से डाकुओं का आतंक है। हो सकता है कि ये बंदा उन्हीं में से एक हो जो बच्चों की तस्करी करता है और शायद हकामा भी इस मासूमियत के नाटक में उसके साथ मिली हुई है। बेचारी लड़की सफाई देने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात नहीं मानते। बिना ज्यादा सोचे हकामा हमला करने के लिए चार्ज होती है, पर तभी कई जादुई तलवारें उसे हर तरफ से घेर लेती हैं। डिवाइन पावर होने की वजह से उसे होली नाइट से तारीफ तो मिलती है, पर हमारा हीरो भी एक होली नाइट की ताकत देखकर काफी इम्प्रेस है। आर्गस की काबिलियत तगड़ी है जिनको ये तुरंत समझ आ गया है और अब पावर और अथॉरिटी के साथ होली नाइट डिमांड करता है कि ये आदमी बताए कि वो कहाँ से आया है। यही इन्फॉर्मेशन तय करेगी कि हमारा भाई जिंदा बचेगा या नहीं। पर ये सुनते ही जिन उसे ऐसी मर्डरस नजर से घूरता है जैसे अभी उसका काम तमाम कर देगा। टेंशन काफी बढ़ चुकी है, पर हमारा भाई आखिर में अपने गुस्से को थूकने का फैसला करता है और बस इतना कहता है कि वो कोडामा गाँव से आया है। करीना तुरंत उछलकर उसे मुंह पर झूठा बोल देती है, पर आर्गस हैरानी की हद तक इस बात को मान लेता है और अपनी तलवार म्यान में डाल लेता है। ये वाकई एक तगड़ा टर्न अराउंड है, खासकर तब जब ये बंदा कुछ ही पल पहले मौत की धमकियां दे रहा था। होली नाइट मान लेता है कि जिन झूठ नहीं बोल रहा है। वहीं हकामा ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है कि जिन गांव का गार्जियन गॉड है। गार्जियन गॉड का कॉन्सेप्ट होली नाइट को थोड़ा दिलचस्प तो लगता है, पर वो इसे सीरियसली नहीं लेता और जाने के लिए मुड़ जाता है। वो वापस अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। असल में आर्गस ये सब बस अपनी ड्यूटी के तौर पर कर रहा था। कैप्टन को अंदाजा है कि फ्यूचर में राजधानी में उनका फिर से आमना सामना होगा। वो तो यहाँ तक ऑफर देता है कि अगर वो किसी मुसीबत में पड़े तो उसे आकर ढूंढ लें। इतना कहकर वो वहाँ से निकल पड़ता है, जिससे बेचारी करीना को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है।
क्योंकि वो तो चाह रही थी कि वहाँ कुछ तगड़ा ड्रामा और मारपीट हो। खुद जिन भी इस बंदी की साइकोटिक ड्रामेबाजी वाली जरूरत को देखकर कंफ्यूज है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रही है। करीना बिना बात के खुद को परेशान कर रही है और बार बार कह रही है कि जिन काफी सस्पिशियस है और उन्हें उस इंफीरियर स्पीसीज को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए था। इंफीरियर स्पीसीज वाले शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं जब आर्गस उस पर तंज कसता है कि उसे पता भी नहीं है कि असल में उन दोनों में से नीची नस्ल कौन है। आर्गस की बातों को कंफर्म करते हुए रिया भी उससे सहमत होती है, जिसे सुनकर करीना को जोर का झटका लगता है। असल में वो इस बात पर जोर देती है कि उस वक्त उनके और उस आदमी के बीच कितना गॉडलाइक फासला था। आर्गस ने असल में एक ही पल में 3 बार मूव करने की कोशिश की थी, पर उसका इरादा उसे इसकी इजाजत ही नहीं दे पाया। उसे महसूस हो रहा था कि जिसका हाथ उसकी जेब में था तुरंत रिएक्ट करेगा और उसके मूव करने से पहले ही उसे काउंटर कर देगा। अब मुझे नहीं पता कि इसका असल में क्या मतलब है, पर भाई हमारे प्रोटैगनिस्ट ने क्या गजब काम किया है। वैसे आर्गस ने तो अपनी डिवाइन पावर यूज करने की भी कोशिश की थी, पर जिनके सामने वो पावर एक्टिवेट तक नहीं हुई, जिससे करीना की हालत खराब हो गई। वही मूव जो उसने हकामा के खिलाफ चलाया था और उसे आसानी से घेर लिया था, वो जिन पर काम तक नहीं कर पाया। रिया ने भी यही कोशिश की थी, पर वो भी नाकाम रही, जिसका मतलब है कि उनकी ताकत और जिन जैसे मॉन्स्टर के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आर्गस की नजर में ऐसा कारनामा नाइट ऑर्डर का सुप्रीम कमांडर ही कर सकता है। रिया और करीना बस मुंह देखती रह गईं। उस बुद्धू लड़की को अंदाजा तक नहीं था कि उस वक्त उनकी कितनी बुरी तरह से आउटक्लास होने वाली थी। प्रिंस चार्मिंग बार बार कहता है कि उनका पाला अभी एक मॉन्स्टर से पड़ा था। वो एक ऐसा एनोमली है जो बाकी सबसे अलग है, और अगर करीना से कोई गलती हुई भी है तो ठीक है, क्योंकि वो उनकी यूनिट में नहीं है। जहाँ तक कोडामा गांव के उस हमलावर को मारने की बात है, आर्गस को शक है कि ये वही बंदा है। करीना को लगता है कि सिचुएशन खतरनाक है, पर उसका कैप्टन समझदार है और उसका मानना है कि बिना किसी जानकारी के किसी पर हमला करना ज्यादा खतरनाक है। उसे ये भी लगता है कि जिन काफी चिल है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई हमला नहीं किया। फिलहाल उनका गोल राजधानी वापस पहुंचना है, क्योंकि अब उनकी जरूरत वहां नहीं है। आखिरी बात वो ये करते हैं कि गिल्ड को डाकुओं की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना होगा, और आर्गस के ख्यालों में वो कोडामा गांव के इस गार्जियन गॉड वाले कैरेक्टर को लेकर काफी सोच में पड़ गया है। अगर वो आदमी उनका एलाई यानी दोस्त बन जाए तो उनके देश की आधी से ज्यादा परेशानियां तो ऐसे ही हल हो जाएंगी। अगले सीन में हमारा हीरो हकामा के साथ फिर से सड़क पर निकल पड़ता है। बातों बातों में वो जिक्र करता है कि पिछले दिनों उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लोग मिले थे। उसके मन में एक सवाल आता है कि क्या सभी होली नाइट्स उतने ही खतरनाक और ताकतवर होते हैं जितना वो बंदा था जिससे वे हाल ही में मिले थे। लेकिन हकामा उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बताती है कि आर्गस जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। असल में नाइट्स के पूरे ऑर्डर में से भी जो सबसे बेस्ट होते हैं, सिर्फ उन्हीं को लीडर के तौर पर होली नाइट्स का टाइटल दिया जाता है, और आर्गस वो तो अपनी लीग का टॉपर है। हकामा इशारों में समझाती है कि उस दिन आर्गस की स्पिरिट आर्ट एक्टिवेशन की स्पीड कितनी बिजली जैसी तेज थी। अब ये स्पिरिट आर्ट जैसा भारी भरकम शब्द हमारे लड़के के लिए बिल्कुल नया है। पता चलता है कि इस मौजूदा दौर में रूहों यानी स्पिरिट्स की पावर उधार लेने को डिवाइन पावर कहा जाता है, और इस पावर को बढ़ाने की टेक्निक्स को ही स्पिरिट मेथड या स्पिरिट आर्ट्स कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कागुरा और जिन की नैनो मशीनों को यहाँ के लोग अपनी समझ से बाहर की कोई रूहानी ताकत मान बैठे हैं, जिनको भी पता है कि उनकी टेक्नोलॉजी इस जमाने के हिसाब से किसी अजीबोगरीब फैंटेसी जैसी दिखती होगी। पर उसे अचानक करीना की वो नफरत याद आ जाती है जो वो कमतर जीवों लेसर बींग्स के लिए रखती थी। जब जिन इस बारे में और कुरेदता है तो उसे पता चलता है कि आज के दौर में इंसानों की कई अलग अलग रेसेस प्रजातियां मौजूद हैं। कुछ तो कीड़ों और मछलियों जैसे भी दिखते हैं। हकामा की दादी के मुताबिक कुछ खास रेसेस तो पानी के अंदर या सिर्फ स्पेसिफिक इलाकों में ही रह सकती थीं। पर वक्त के साथ सब बदल गया, क्योंकि इन क्रिएचर्स ने खुद को माहौल के हिसाब से इवॉल्व कर लिया। ये बात सुनकर जिनका दिमाग चकरा जाता है। वो सोचने लगता है कि इसका मतलब करोड़ों साल पहले जो थोड़े बहुत इंसान बच गए होंगे, उन्हीं की वजह से ये इवोल्यूशन का नया चक्कर शुरू हुआ होगा। हालांकि वो इस गहरी सोच में ज्यादा नहीं डूबना चाहता। उसे समझ आता है कि जिन लोगों ने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला, उन्हें आज इंफीरियर स्पीशीज यानी नीची जाति कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। चूंकि वे हालात के हिसाब से ढल नहीं पाए, इसलिए उन्हें कमजोर और बेकार समझा जाता है। दुख की बात तो ये है कि आज का समाज उन्हें इंसान तक नहीं समझता और उन्हें गुलामों की तरह बाजार में बेच दिया जाता है। स्लेवरी यानी गुलामी का ये कॉन्सेप्ट हमारे हीरो को काफी परेशान करता है, पर छोटी सी हकामा अपनी बात पर अड़िग है। वो बड़ी मासूमियत से कहती है कि उसके हिसाब से उनमें और इन सो कॉल्ड नीची जाति वालों में कोई खास फर्क नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि लोग सिर्फ इसलिए दूसरों को नीचा क्यों दिखाते हैं क्योंकि वे थोड़े अलग दिखते हैं। आखिर हर इंसान अपने आप में थोड़ा अजीब तो होता ही है। हकामा की इतनी मैच्योर बातें सुनकर जिन उस छोटी बच्ची के कैरेक्टर से काफी इम्प्रेस हो जाता है। अभी उनकी ये गपशप चल ही रही थी कि अचानक उनके सामने एक लड़का आ धमकता है। उसकी हालत काफी खराब है,
जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। वो लड़का सड़क पर गिरते ही उनसे मदद की भीख मांगने लगता है। हकामा बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ती है, जबकि जिन उसे बड़े गौर से ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि इस लड़के के कान जानवरों जैसे नहीं है, जिसका मतलब है कि ये पूरी तरह से एक इंसान है। वो बच्चा गर्दन से लेकर पैर तक चोटों और नीले निशानों से भरा हुआ है। ये जख्म किसी मामूली एक्सीडेंट के नहीं लग रहे। हकामा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उस बच्चे को सहारा देकर उठा सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा जिन अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है ताकि उसके घाव भर सके। लेकिन शुक्रगुजार होने के बजाय उस लड़के ने तो गिरगिट की तरह रंग ही बदल लिया। उसने तुरंत नाटक बंद किया और एक चाकू निकालकर सीधा हकामा की गर्दन पर टिका दिया। उसने धमकी दी कि अगर जिन अपनी जगह से 1 इंच भी हिला तो वो लड़की का गला रेत देगा। मामला जिन की सोच से बिल्कुल उल्टा निकल गया। अब उसे पक्का यकीन हो गया है कि ये सब शुरू से ही एक सोची समझी साजिश थी, एक जाल था। वो तुरंत अपने आसपास के माहौल को स्कैन करता है ताकि पता लगा सके कि अंधेरे में और कौन कौन छुपा है। तभी हवा में से अचानक एक आदमी प्रकट होता है और उस लड़के पोइर की तारीफ करता है कि उसने इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सही से फॉलो किए। इसे स्टेल्थ कैमोफ्लेज कहते हैं। ये नैनो मशीनों की मदद से काम करता है जो आसपास के दृश्यों को सोख लेती हैं और गायब होने वाला लबादा तैयार कर देती हैं। इसकी बस एक ही कमजोरी है, हिलते ही गायब होने वाली पावर खत्म हो जाती है। पर इन लोगों ने इसका इस्तेमाल काफी चालाकी से किया। अब ये कैप्टन जिनको नीच प्रजाति बोलकर चिढ़ा रहा है और उसकी बढ़िया ड्रेस पर नजर गड़ाए बैठा है। वो जिनसे वही घिसा पिटा सवाल पूछता है कि वो कहाँ से आया है, पर हमारा लड़का तो अलग ही म्यूइंग स्ट्रीक पर है, एकदम शांत और सख्त, कोई जवाब नहीं। हकामा घबराकर उसे आवाज लगाती है, पर कैप्टन फिर धमकी देता है कि अगर जिन हिला भी तो लड़की गई काम से। हकामा फिर से अपनी मर्जी चलाते हुए अपनी एबिलिटी यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उस पर जोर से चिल्लाता है कि अभी के अभी रुक जाओ। वो नहीं चाहता कि वो लोगों के खिलाफ ऐसी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करे। बेचारी छोटी बच्ची समझ नहीं पाती कि क्या करे, जबकि यहाँ हमारा कैप्टन डाकू तो खुशी से फूला नहीं समा रहा ये जानकर कि लड़की के पास भी डिवाइन पावर है। वे जिनसे पूछते हैं कि क्या उसके पास भी ऐसी कोई शक्ति है, पर भाई तो आज मस्ती के मूड में है। वो अपनी पहचान को एक राज ही बनाए रखता है। गुस्से में आकर वो पहलवान उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और याद दिलाता है कि एक इन्फीरियर को अपनी औकात में रहना चाहिए। कैप्टन अपने साथी को टोकता भी है कि हमारे माल को खराब मत करो, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये दोनों बाजार में अच्छी कीमत पर बिकेंगे। उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि जिन जैसा दिखने वाला मामूली बंदा डिवाइन पावर रख सकता है। उसी वक्त हकामा को एहसास होता है कि ये वही डाकू और गुलामों के व्यापारी हैं जिनके बारे में आर्गस ने उन्हें वार्निंग दी थी। डाकू का लीडर लड़की को ठिकाने लगाने के लिए अपना जादू चलाता है और हकामा डर के मारे कांप रही है कि अब तो उन्हें पक्का गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा। अगले सीन में बड़ी कॉमेडी हो जाती है। जिन हकामा को उसकी ब्यूटी स्लीप से जगाता है। भाई के शरीर पर एक शर्ट तक नहीं है क्योंकि उन लालची चोरों ने उसके सारे कपड़े ड्रिप उड़ा लिए, बस अंडरवियर छोड़ दिया है। हकामा ठीक तो है, पर वो हैरान है कि वे आखिर हैं कहाँ। ये जगह किसी जेल या कंटेनमेंट फैसिलिटी जैसी लग रही है जहाँ बाकी गुलामों को रखा गया है। जिन समझाता है कि ये इन डाकुओं का ठिकाना है और उन लोगों की तरफ इशारा करता है जिन्हें उनसे पहले पकड़ा गया था। इन सब की हालत बहुत खराब है और ज्यादातर वही नीची जाति के लोग हैं। मंजर काफी दुखद है, पर हकामा की सुई इसी बात पर अटकी है कि ये बंदा अपनी छाती खोलकर सरेआम ऐसे क्यों घूम रहा है। जिन समझाता है कि भाई उन लोगों को मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही अजीब लगे, इसलिए उन्होंने सब लूट लिया। पर हकामा इस बात पर हैरान है कि ये बंदा बिना कपड़ों के इतना कॉन्फिडेंट कैसे घूम रहा है। वैसे तो जिनका कहना है कि इसी लुक में उसे सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है, पर हकामा के दिमाग में असली सवाल कुछ और ही है। वो पूछती है कि भाई तुम्हारे पास भगवान जैसी पावर्स हैं, तुम चाहते तो एक झटके में उनका सुपड़ा साफ कर सकते थे, फिर तुमने तब हार क्यों मानी। अभी जिन जवाब दे ही रहा था कि पोइर कमरे में नाश्ता लेकर आती है। इन्हें जागा हुआ देखकर वो उन्हें खाना ऑफर करती है। हकामा का तो खून खौल रहा है, पर पोइर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे रत्ती भर परवाह नहीं कि ये लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि उसे कभी माफ किए जाने की उम्मीद थी ही नहीं। हकामा चिड़ी हुई है, पर तभी जिन कुछ ऐसा कहता है कि उस नीले बालों वाली लड़की के होश उड़ जाते हैं। जिन उसे दयालु काइंड कहता है। पोइर के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, पर जिन अपना लॉजिक देता है। वो कहता है कि जो सच में बुरे लोग होते हैं उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती कि कोई उनसे नफरत करता है या उन्हें माफी मिलनी चाहिए या नहीं। पोइर का इन सब बातों के बारे में सोचना ही ये साबित करता है कि वो दिल की बुरी नहीं है। खैर, बहुत हुआ योगा और बातें। अब हमारा अंडरवियर मैन असली बिजनेस पर आता है। वो बिल्कुल अंकल ईरो वाले स्टाइल में जेल की सलाखों को पकड़ता है और उन्हें अपने हाथों से ऐसे मोड़ देता है जैसे वे लोहे की नहीं गीली मिट्टी की हों। पोइर तो देखती ही रह गई कि ये क्या बवाल चीज है। असल में जिन इतनी देर से सिर्फ पोइर का ही इंतजार कर रहा था ताकि उससे अकेले में बात कर सके। पोइर कंफ्यूज है कि आखिर क्यों, पर जिनको पहले ही अंदाजा हो गया है कि इस लड़की को ब्लैकमेल करके काम करवाया जा रहा है क्योंकि उसका कोई अपना यहाँ कैद है। पोइर डर जाती है कि इस बंदे का तुक्का इतना सटीक कैसे बैठा। जिन उसके घाव भरते हुए समझाता है कि वो उस दिन बेवकूफ सिर्फ इसलिए बना
क्योंकि उसे पता था कि लड़की के जख्म असली हैं। कोई भी क्रिमिनल अपने ही साथी को अधमरा होने तक नहीं पीटता। बस वहीं से जिन समझ गया कि दाल में कुछ काला है और पोइर को मजबूर किया जा रहा है। जिन की बातें सुनकर पोइर का बांध टूट जाता है और वो रोते हुए बताती है कि इन दरिंदों ने उसके छोटे भाई को पकड़ रखा है। वे उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वे उसके भाई को देश के बाहर बेच देंगे और वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। उसके माता पिता को भी इन्हीं कमीनों ने मारा था। अब सिर्फ उसका भाई ही उसकी आखिरी उम्मीद है। यह कहानी सुनकर जिनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया। अब जाकर हाकामा को समझ आता है कि उसने खुद को पकड़ने क्यों दिया था। उसका मकसद इन मासूमों को बचाना था और वो ये भी जानता है कि ये विलेन बड़े ढीठ और सिरदर्द होते हैं। अगर एक भी बच गया तो वो बाद में फिर से गैंग बनाकर मुसीबत खड़ी करेगा। सीधी बात ये है कि भाई अब इन कॉकरोचों को एक साथ कुचलने के मूड में है। वो एक फरी को जोरदार लात मारकर इस मिशन की शुरुआत करता है। रास्ता साफ है और अब हमारा सस्तेगो जो सातोरो इन नीच लोगों के चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार है, जिन विलेंस की मानसिकता को किसी भी और से बेहतर समझता है। और ये बात हमें तब समझ आती है जब कहानी करोड़ों साल पीछे जाती है, उस दौर में जब इंसानी सभ्यता अपनी टेक्नोलॉजी के पीक पर थी। उस वक्त वो बच्चा बुरी तरह टूट चुका था और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। शुरुआत में तो उसने दुनिया के इंसाफ की तारीफ की, पर जल्द ही उसे एक डरावना सच समझ आ गया। जिस दुनिया को इंसाफ की जरूरत होती है उसका मतलब है कि वो दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, जैसे कि वे लोग जो उसका शिकार करना चाहते थे। एक आम जिंदगी जीना तारीफ के काबिल तो है, पर जिस माहौल में वो पला बढ़ा उसे वो शांति कभी नसीब ही नहीं हुई जिसकी उसने चाहत की थी। तो जब भी कोई उससे उलझने की कोशिश करता, जिन अपनी पावर्स के वजन से उन्हें शाब्दिक रूप से कुचल देता, सालों तक उसने उनकी हड्डियां तोड़ी और उन्हें बर्बाद किया। वो जहां भी गया उसने शांति भंग करने वाले हर शख्स का सफाया किया। फिर एक दिन एक आदमी उसके पास आया और उसने एक अलग बात कही। उसे लगा कि जिनका जन्म शायद गलत दुनिया में हो गया है। और यही बात हमें वापस आज के सीन में ले आती है। हमारा लड़का एक चार्ट की तरह सीना तान कर उन लूजर्स का सामना करने निकल पड़ा है और पीछे लाशों का ढेर लगाता जा रहा है। भाई को बस अपना किल काउंट बढ़ाना है। वो किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है। उसने एक गुंडे को उठाकर दूसरे के ऊपर दे मारा। जैसे ही किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, हमारे लड़के ने बिजली की फुर्ती से एक लात मारी और दूसरे का काम तमाम कर दिया। उसका साथी ये देखकर बुरी तरह डर गया, क्योंकि जिनने उस बंदे को दीवार में दे मारा, जिससे वहाँ एक बड़ा गड्ढा क्रेटर हो गया। वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा जो रुकना जानता ही नहीं। डर के मारे वो भागने की कोशिश करता है, पर सब बेकार है। बस उसकी चीखें ही नीचे कैद लोगों तक पहुँचती हैं। पोइरे को समझ आ रहा है कि ये चीखें उसके साथियों की ही हैं। वो सच में सोचने लगी है कि आखिर ये जिन बला क्या है। हाकामा बड़े आराम से बताती है कि ये बंदा चलता फिरता भगवान है और उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अकेले ही सबका बैंड बजा देगा। फिलहाल उन्हें बस उसके बताए रास्ते पर बाहर निकलना है। पर पोइरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें बचाया जा रहा है। डाकुओं का लीडर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसके पास तगड़ी डिवाइन मैजिक की पावर है। ताकत के मामले में उसे हराना नामुमकिन सा लगता है। पर जब तक पोइरे ये फालतू की बातें सोच रही है, तब तक हमारे लड़के ने उस लीडर को घुटनों पर लाकर थरा थरा कांपने पर मजबूर कर दिया है। बॉस सब जिनके आगे गिड़गिड़ा रहा है, उसे पैसों का लालच दे रहा है और यहाँ तक कि गुलामों का ऑफर भी दे रहा है। वैसे पोइरे का भाई भी इसी कमरे में बंद है। गुलामों का नाम सुनते ही जिनको घिना जाती है, वो बॉस के सामने ही एक और गुंडे को निपटा देता है। डाकू का लीडर हक्का बक्का है कि आखिर हो क्या रहा है। जिनकी डिवाइन एब्स, मेरा मतलब है डिवाइन पावर्स के सामने उसका स्पिरिट आर्ट एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा। मजे की बात तो ये है कि हमारा लड़का इस क्लाउन को 2 कौड़ी का विलन, हाफ बेक्ड विलन कहता है, क्योंकि असली विलन तो कम से कम हार सामने देखकर भागने की हिम्मत तो रखते हैं। पर ये डाकू और उसके चेले तो घमंडी एहसान फरामोश हैं, जो दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे और इस गलत फहमी में थे कि वे जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही मौत सामने दिखी, ये भीख मांगने लगे। सच कहूँ तो ये बेइज्जती सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। जिनकी सलाह मानकर डाकू का लीडर आखिरकार दुम दबाकर भागने लगता है। वो सीधा लिफ्ट की तरफ जाता है और लीवर खींच देता है, जिससे उनका एक सीक्रेट हथियार आजाद हो जाता है, एक मॉन्स्टर जिसे उन्होंने कैद कर रखा था। जिन यह देखकर हैरान है कि उनके पास एक करप्टेड मॉन्स्टर है जिसे किसी बड़े खानदान नोबल के लिए पकड़कर रखा गया था। मेरे मन में बस एक ही सवाल खटक रहा है कि आखिर ये बैंगनी रंग का अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अब तक इस पिंजरे को तोड़कर बाहर क्यों नहीं निकला। उधर डाकू का लीडर तो फूला नहीं समा रहा। उसे लग रहा है कि अब जिनको असली टक्कर मिलेगी। वो कसम खाता है कि इस मॉन्स्टर की दहाड़ के साथ ही सब कुछ तहस नहस कर देगा। पहला हमला वही करप्टेड मॉन्स्टर करता है जो अपनी पूरी ताकत से जिनको जमीन में गाड़ने के लिए हाथ चलाता है, लेकिन जिन उस हमले को ऐसे रोकता है जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। और इसी बीच हमें उसकी मस्कुलर बॉडी का एक जोरदार नजारा मिलता है। डाकू का लीडर तो जिनके एब्स, मेरा मतलब है उसकी मसल्स की पावर देखकर हक्का बक्का रह गया है। उसकी बोलती ही बंद हो गई है। तभी जिन एक गहरा राज खोलता है। वो बताता है कि भाई वो पैदा ही एक सुपर ह्यूमन बॉडी के साथ हुआ था। उसके शरीर का एक एक फाइबर आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत और डेंस है। अब जब उसकी बारी आती है हमला करने की, तो वो उस मॉन्स्टर को एक ऐसी लात रसीद करता है कि वो सीधा पीछे जा गिरता है। इसके बाद भाई अपनी असली ताकत दिखाने का वादा करता है। जिन सीधा गोकू बन जाता है और एक ऐसी कामेहा मेहा वेव छोड़ता है कि
वो मॉन्स्टर एक ही झटके में टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। इतनी सारी बकवास और लंबी चौड़ी डींगे हाँकने के बाद डाकू का लीडर घूम फिरकर फिर से वहीं आ गया है, सीधा अपने घुटनों पर। जिन अपनी नजरों से उसे ऐसे घूर रहा है जैसे सोच रहा हो कि ये घटिया इंसान अब आगे और क्या नीचता करेगा। जब बचने के सारे रास्ते बंद हो गए तो वो चूहे की तरह गिड़गिड़ाने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। पर अपने सफेद बालों वाले राजा को दया दिखाना आता ही नहीं। उन्होंने सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा और उसे उसकी औकात याद दिला दी। मामला शांत करने के बाद उन्होंने अपना स्वैग वापस लिया और बच्चों से इंतजार करवाने के लिए माफी मांगी। अब भाई को सबसे पहले वो दस्तावेज देखने थे ताकि इन गुनाहों का पक्का सबूत मिल सके। उन्होंने जैसे ही दराज खोली उन्हें कुछ दिलचस्प नोट्स मिले। इन्हें पहली नजर में देखकर आपको लगेगा कि भाई की लॉटरी लग गई है, पर सच तो ये है कि हमारे हीरो को रत्ती भर समझ नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ लिखा क्या है। भाषा एकदम अनजान थी, इसलिए उन्होंने हकामा की मदद लेना ही सही समझा। फिर भी जिनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये लुटेरे उन भ्रष्ट शक्तियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उन्होंने उस राक्षस के टुकड़ों की जांच की जिसे उन्होंने अभी हराया था। इससे उन्हें कमरे में तैर रही नैनोमशीनों के कैमरों का एक्सेस मिल गया। कम से कम पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड चेक करते हुए जिनके हाथ एक काम का वीडियो लगा। पता चला कि कोई रईस आदमी उस राक्षस को लेकर इनके पास आया था और बिना कुछ ज्यादा बताए बस एक सुराग छोड़ गया था। उस शातिर विलन ने बातों बातों में इशारा किया कि जल्द ही ये देश तबाह होने वाला है। जिन ने इस बात को नोट कर लिया और सीन वहाँ पहुँचता है जहाँ कैद से भागे हुए बच्चे मौजूद थे। पोइर आखिरकार अपने छोटे भाई से मिल जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं क्योंकि अब वो सुरक्षित थे। पोइर तो जिनको भगवान ही मान लेती है और उनका शुक्रिया अदा करती है, पर अपने भाई को ये भगवान वाला टैग कुछ खास पसंद नहीं आया। खैर, इन सब के बीच जिनका ध्यान उन लाल वर्दी वाले लोगों पर जाता है जो लुटेरों को पकड़ रहे थे। शायद ये गिल्ड के कर्मचारी या सदस्य थे। वहाँ खड़ी उस शानदार दाढ़ी और बालों वाली शख्सियत को देखिए। वो इस शहर के गिल्ड मास्टर हैं। वो जिनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और पूछते हैं कि क्या इस हंगामे के पीछे उनका हाथ है। हमारे हीरो ने बड़े टौरे से कबूल किया कि हाँ, ये मेरा ही काम है और पाड्राक से कहा कि पहले तमीज से अपना परिचय दो और मेरा शुक्रिया अदा करो। गिल्ड मास्टर बस जिनको देखते रह गए। वो हैरान थे कि कोई बिना एक खरोंच खाए इतने सारे लोगों को अकेले कैसे ढेर कर सकता है। दिखने में भले ही जिन मामूली इंसान लग रहे थे, पर पाड्राक समझ गए थे कि ये बंदा कोई मजाक नहीं है। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि इस कांड से बहुत नुकसान हुआ है और लुटेरों को खत्म करने की मांग बढ़ गई है। जिनको ये अजीब लगा क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ का लॉर्ड तो लुटेरों को पकड़ने को ही अपनी पहली पसंद रखेगा। इस बात पर गिल्ड मास्टर हंस पड़े और बोले कि भाई, लॉर्ड के पास इतनी पावर भी नहीं है। जुर्म से निपटना गिल्ड के सदस्यों का काम है जो राजा के वफादार होते हैं। अगर इस जमीन का शासक लॉर्ड शेपियन भी कोई जुर्म करे तो हमें उसकी रिपोर्ट राजा को देनी होगी। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम ही है। पाड्राक अपनी बात पर पूरा अड़ा हुआ है, जबकि जिन साहब 100 करोड़ साल पुरानी यादों के गोते लगा रहे हैं। उन्हें अब जाकर समझ आया कि भाई, यहाँ का लॉर्ड बोले तो अपने यहाँ का मेयर और ये गिल्ड वाले तो पुलिस की तरह ड्यूटी बजा रहे हैं। पर जो भी हो, ये लॉर्ड शेपियन बंदा भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जिनने सोचा कि चलो लुटेरों से जो कागजात छीने थे वो गिल्ड को ही सौंप देते हैं, शायद इनके किसी काम आ जाए। गिल्ड मास्टर ने जैसे ही एक कागज पढ़ा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, ये तो उन लोगों की पूरी लिस्ट थी जो लुटेरों के साथ काला धंधा कर रहे थे। अब तो इस लिस्ट के दम पर पूरे गैंग को अंदर करना बाएं हाथ का खेल था। जिन ने मजे लेने के लिए पूछ लिया कि क्या इस लिस्ट में शहर के लॉर्ड का नाम भी है, पर विलन भी बड़ा शातिर निकला। लॉर्ड शेपियन का नाम कहीं नहीं था। बंदे ने अपने पीछे के सारे सबूत बड़े कायदे से मिटाए थे। फिलहाल तो जिन भी इस मामले में कुछ खास नहीं कर सकते थे। उन्होंने गुलामों को आजाद तो करा दिया था, पर अब सवाल ये था कि बेचारों का होगा क्या। गिल्ड मास्टर ने भरोसा दिलाया कि जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई होगी उन्हें तो सही सलामत घर पहुंचा दिया जाएगा, पर जिनके पीछे कोई नहीं है उनके पास जाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सिस्टम भी बड़ा अजीब है। पोएर और नीनो जैसे बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं थी जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था। जिनने उनके लिए किसी आश्रम या शेल्टर की बात की, पर भाई इस शहर में तो वो भी नसीब नहीं था। पाड्राक बस इन बच्चों के लिए काम ढूंढ सकता था, पर दिक्कत ये थी कि ये दोनों निचली जाति के माने जाते थे, इसलिए काम मिलना भी टेढ़ी खीर थी। बच्चे उदास हो गए और जिनको ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि इस दुनिया में भी वही भेदभाव वाला कचरा चल रहा है। वो इन बच्चों को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वो कहीं दूर जाकर काम करना चाहेंगे। पोइर तुरंत मान गई। ये देखकर जिनको उस गोल्डन नाइट आर्गस की याद आई जिसने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर वो मदद जरूर करेगा। अगले ही पल हम पहुंचते हैं शाही राजधानी क्रोमोशा, जहां हमारे पवित्र योद्धा आर्गस बाबू अपने सफर से लौट रहे थे। तभी अचानक उन्हें बिना किसी वजह के बदन में एक सहरन सी महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें याद कर रहा हो। अपने महल पहुंचकर उन्होंने अपनी टीम को आराम करने की छुट्टी दी। नौकर चाकर बड़े शान से उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। आर्गस ने सबसे पहले ताजा अपडेट मांगा, पर नौकरों के चेहरे की हवाइयां उड़ी देखकर वो समझ गए कि पीछे से कुछ तो कांड हुआ है। बुल्टर ने माफी मांगते हुए कहा कि मालिक, आप अभी अभी थके हारे
सहारे आए हैं और आते ही हमें आपको ये परेशानी बतानी पड़ रही है। ये सब चल ही रहा था कि ऊपर खड़ी उनकी बहन उन्हें ऐसी कातिलाना नजरों से घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। आर्गस ने जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी, उनके सिर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। हालात उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदतर थे, क्योंकि राजधानी के अंदर ही किसी घुसपैठिए ने आकर तबाही मचा दी थी। आर्गस के लिए ये सवाल इतना बड़ा नहीं था कि वो अंदर कैसे आया, बल्कि असली आफत तो ये थी कि उस दरिंदे को अंदर का रास्ता दिखाया किसने। उन्हें शक था कि ये कारनामा हार्नेस्क एकेडमी के किसी बंदे का है, क्योंकि वो जगह ऐसे संदिग्ध लोगों से भरी पड़ी है जो बस विनाश की साजिशें रचते रहते हैं। खैर, जो भी हो, फिलहाल राजधानी के हालात काबू में करने के लिए उन्हें दमदार साथियों की सख्त जरूरत थी। इसी बीच जिन और उनकी टोली ने राजधानी की ओर अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। लुटेरों के खात्मे के मिशन को बीते 3 दिन हो चुके थे। पोइर के मन में अब ये डर बैठने लगा था कि क्या राजधानी में उन जैसे निचली जाति के लोगों के लिए सच में कोई काम होगा भी या नहीं। जिन ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि तुम्हारा पढ़ना लिखना जानना ही अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ हकामा ने दूर इशारा करते हुए बताया कि राजधानी अब बस पास ही है। जब हमारे हीरो की नजर शाही राजधानी की उस भव्य खूबसूरती पर पड़ी तो वो फटी आंखों से उसे देखते ही रह गए। शाम होते होते वे राजधानी के अंदर पहुंच गए, जहां हर तरफ लोगों की भारी चहल पहल थी। हकामा ने बताया कि ये पूरा शहर आयात यानी बाहर से आने वाले सामान पर टिका है, जिसका मतलब था कि यहाँ हर तरह की चीज मिल सकती है, यहाँ तक कि वो कड़ामा कपड़े भी जिनका उन्होंने पहले जिक्र किया था। जिनको ये सब काफी दिलचस्प लगा। साथ ही उन्होंने वहाँ कई अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े जैसे दिखने वाले म्यूटेंट्स को भी देखा। यहाँ अलग अलग प्रजातियों की भरमार थी, जिससे पता चलता था कि वक्त के साथ सबने खुद को कैसे ढाल लिया है। सड़कें एकदम चकाचक थीं और सुरक्षा के मामले में भी राजधानी का कोई जवाब नहीं था। पर इन सब खूबियों के बावजूद यहाँ कुछ हिस्से बड़े ही घिनौने थे। जिनने सोचा कि हर युग की अपनी अलग ही मुसीबतें होती हैं। उन्होंने हकामा से एकेडमी की प्रवेश परीक्षा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अगले हफ्ते होने वाली है। उन्हें अब परीक्षा शुरू होने तक इंतजार करना था। पर तभी उनकी बातें सुनकर एक सुनहरे बालों वाली लड़की ये सोचने लगी कि क्या ये टोली हापामा की राजधानी में कदम रखने की तैयारी में है। हापामा और नीनो तो कमरे में पहुंचते ही मुलायम बिस्तरों पर ऐसे कूदे जैसे उन्हें जन्नत मिल गई हो। आखिरकार उन्हें सोने के लिए एक सही जगह मिली थी। जिनका राजधानी पहुंचने का पहला मकसद तो पूरा हो गया, पर अब उनके सामने सवाल था कि आगे क्या किया जाए। भले ही यह एक नया युग था, पर जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना तो यहाँ भी जरूरी था। वैसे लुटेरों को खत्म करने के बदले भाई को अच्छी खासी रकम मिली थी, पर वो जानते थे कि 4 लोगों के खर्च के साथ ये पैसा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ऊपर से इन बच्चों के लिए काम ढूंढना और इस मुसीबत का कोई पक्का हल निकालना भी एक बड़ी चुनौती थी। फिलहाल उन्हें उस खास आदमी के ठिकाने या उससे जुड़े किसी संपर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिनने कई रास्तों के बारे में सोचा, पर उनकी पहली प्राथमिकता उन भ्रष्ट शक्तियों की जांच करना था। वो जानते थे कि इस युग में कुछ लोग अपने फायदे के लिए इन राक्षसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भ्रष्ट जीव स्वभाव से बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इन्हें यूं ही खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इस बार वो दुनिया को फिर से पूरी तरह तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते थे। खैर, उन्होंने बातों बातों में हकामा से पूछा कि यहाँ के लोग किसी चीज पर रिसर्च करने के लिए क्या करते हैं। पता चला कि यहाँ या तो किताबों का सहारा लिया जाता है या फिर किसी जानकार बंदे से सलाह ली जाती है। किताबें खुद में इतनी महंगी थीं कि गांव में भी लोगों को चंदा इकट्ठा करके साथ में पढ़ना पड़ता था। उसी समय शाही राजधानी के पास एक आलीशान लाइब्रेरी भी है, जिससे रिसर्च करना काफी आसान हो जाता है। जिनको ये आइडिया बड़ा पसंद आया, क्योंकि अब वो उस लाइब्रेरी का फायदा उठाकर कागुरा की छोड़ी हुई लैब के बारे में सुराग ढूंढ सकते थे। अगले ही सीन में भाई रिसेप्शन डेस्क पर खड़े मिलते हैं, पर वहाँ बैठी लड़की ने उन्हें अंदर घुसने से साफ मना कर दिया। चूंकि किताबों को देश की पवित्र संपत्ति माना जाता है, इसलिए वे हर किसी को लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं देते। यहाँ लाइब्रेरी में एंट्री के लिए या तो किसी नामी एकेडमी का स्टूडेंट होना जरूरी है या फिर कोई रईस खानदान का नवाब, जिसने हमारे भाई के लिए मामला और पेचीदा कर दिया है। ऊपर से हकामा ने मजे लेते हुए याद दिलाया कि भाई, आपको तो अभी ढंग से पढ़ना भी नहीं आता। हालांकि जिन साहब अक्षर सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इस भाषा पर पकड़ बनाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। भाई अपना सिर ऐसे खुजा रहे हैं जैसे कल ही इनका बोर्ड का एग्जाम हो। तभी चोगा ओढ़े 2 नमूने चुपके से उनकी जासूसी कर रहे थे। वो जिनके पास बातचीत करने के इरादे से आए, पर उनकी बातचीत की शुरुआत ही एक जोरदार मुक्के से हुई। हमारे हीरो ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही दबोच लिया और तंज कसते हुए बोले, वाह, परिचय देने का तरीका बड़ा शानदार है तुम्हारा। शहर की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए जब लोग सरेआम ऐसे हमले कर रहे हों। हमलावर फिर भी अपनी अकड़ में था, पर जिन ने उसका हाथ झटक दिया और एक पावरफुल जादुई ब्लास्ट को दूसरी तरफ मोड़ दिया। उस फाइटर ने उनकी तेज फुर्ती की तारीफ तो की, पर बेचारी पोयर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग सरेआम रिहायशी इलाके में अपनी दैवीय शक्तियों का तमाशा कैसे लगा रहे हैं। जिन अब ये जानना चाहते थे कि इन फालतू लोगों का चक्कर क्या है, और उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि किसी ने उनके नाम की सुपारी दे रखी है। वैसे ये बात उनके फायदे में ही रही।
भले ही वो गुंडे उन्हें राजधानी छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे थे। जिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले और उन्हें दोबारा हमला करने का न्योता दे दिया। अगले ही पल उन्होंने गुंडे का मुक्का पकड़ा और उसे उठाकर सीधे पत्थर जैसी सख्त जमीन पर दे पटका। एक को उसकी औकात बताने के बाद वो दूसरे की तरफ मुड़े जो उन पर आग का गोला दाग रहा था। जिन ने वहां से हटने के बजाय उस धमाके को सीने पर झेला, जिससे उस बेवकूफ को लगा कि उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। पर जैसे ही धुआं हटा, एक हाथ बाहर निकला और जिन ने उस बंदे को ऐसे दबोचकर ऊपर उठा लिया जैसे वो रुई का फाहा हो। एकदम सीरियस टोन में जिन ने उनकी खिल्ली उड़ाई कि इतने कमजोर होने के बावजूद मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई। भाई तो इस कहानी के असली गोजो सातोरो बन चुके हैं। उधर उनका शिकार ये सोच कर पागल हो रहा था कि एक निचली प्रजाति का बंदा आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी नाइट्स की एक टुकड़ी ने आकर लड़ाई रुकवा दी। ये करीना थी जो इस बात से भड़की हुई थी कि उसे अपनी छुट्टी के दिन इस सिरदर्द के लिए बीच में आना पड़ा। उसे उन हमलावरों की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस हकामा और हमारे भाई को आखिरी बार जेल की सैर कराना चाहती थी। पर ये हंगामा जिनके हक में ही रहा, क्योंकि इसने आर्गस के किसी करीबी का ध्यान खींच लिया था। भले ही करीना अभी उनके मुंह पर चिल्ला रही थी। सड़क छाप लड़ाई रुकवाने के बाद करीना ने जैसे ही जिन को देखा, वो खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि आखिरकार उसने इस कमतर जीव को शहर में दोबारा दंगा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो उन्हें लेक्चर सुनाने ही वाली थी कि पास खड़ी एक डेमी ह्यूमन तमाशबीन ने आकर गवाही दे दी कि भाई गलती इनकी नहीं है। उसने साफ बताया कि पहले हमला जिन पर हुआ था और उन्होंने बस अपना बचाव किया है। करीना ने जब हमलावरों की शक्लें देखी तो माथा पीट लिया। ये तो हार्नेस एकेडमी के वही पुराने बेवकूफ जूनियर थे। उसके मन में बस यही दुआ चल रही थी कि कहीं इस रायते में होली कैप्टन की छोटी बहन का हाथ ना हो, वरना वो फिर से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी।